Hello dear students, a very warm welcome here on the ongoing YouTube revision series of December 2023 CA Foundation Examination, जिसमें हम कवर करने वाले हैं सारे चैप्टर्स एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी पिछले 2 सेशन में। तो आज हमारा रिवीजन का होने वाला है डे 3 और आई एम विशिंग कि आपके 15 मार्क्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी पक्के सुपर सॉलिड हो गए होंगे। सो दिस इज द डे 3 और इस डे 3 में हम करने वाले हैं द नेक्स्ट थर्ड चैप्टर ऑफ लेवल 1 विच इज स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। अब इस पूरे टाइम में मैं आपसे यही कहूँगी फॉर मैथ्स के लिए बच्चों कि यू हैव टू फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ दिस पेपर 3 में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हो, आपको लगता है हमें मैथ्स क्यों पढ़ना है, आपको लगता है कि हमें मैम ये चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं, मैम हमारा मैथ्स बहुत वीक था, हम कोविड के टाइम के स्टूडेंट्स हैं, हमने लास्ट में 10th क्लास में पढ़ा था, 11th-12th में हमने मैथ्स लिया तो नहीं था, एंड सो मेनी थिंग्स। बच्चों प्रॉब्लम पे आपको फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है सॉल्यूशन पे। और सॉल्यूशन ये है कि आपको इसका पॉजिटिव साइड देखना है। एंड व्हाट इज दिस पॉजिटिव साइड? अब पॉजिटिव साइड का मतलब है बच्चों उन चैप्टर्स पे फोकस कर लो जो आपको पास करा सकते हैं। और मैं हमेशा क्लास में ये बताया है मैंने आपको कि आपको फोकस करना है ऑन लेवल 1 के चैप्टर्स। और ये लेवल 1 के चैप्टर्स आपके क्या होंगे? लेवल 1 के चैप्टर्स हैं आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, MOCD, इंडेक्स नंबर, LR, रेशियो प्रोपोर्शन, लॉग्स एंड इंडाइसेस। और लेवल 2 के चैप्टर्स कौन से होने वाले हैं? लेवल 2 के चैप्टर्स होने वाले हैं लीनियर इनइक्वालिटी, इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, सेट रिलेशन एंड फंक्शन। लास्ट में बचता है आपका लेवल 3। लेवल 3 में क्या आता है? लेवल 3 में आता है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, PNC, प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। तो लेवल 1 पे फोकस करके चलो, लेवल 2 और लेवल 3 का जितना बन सक रहा है उतना करना है, ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विदाउट फर्दर डिले। हम देख लेते हैं स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा का रिकॉर्ड। बच्चा अगर आप इसमें देखो तो इसमें 4 to 10 क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। अगर हम स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा और MOCD 13 और 14 चैप्टर की बात करें तो दोनों से कंबाइन मिला के 15 मार्क्स का हमेशा आता है। तो मिनिमम भी मान के चलें तो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा 5 मार्क्स आपको देने वाला है। एंड दिस इज द ईजीएस्ट चैप्टर ऑफ पेपर 3। बहुत ध्यान से इसको देखो। क्लास में जो हमने पढ़ा था उसी ऑर्डर में हम देख लेते हैं और कवर करते हैं आज की बाकी की सारी चीज़ें। सो आर यू गाइज रेडी? डू लेट मी नो डाउन बिलो। ओके, सो पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ दिस स्टैटिस्टिक्स। बच्चों अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे थे तो क्या हो रहा था आजकल इन दिस डिजिटल वर्ल्ड बहुत सारा हमारे पास डेटा है। उस डेटा को क्या किया जाता है? उस डेटा से कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसी को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स को अब 2 तरीके से डिफाइन किया गया है। 2 तरीके से कैसे डिफाइन किया गया है? पहला कहा जाता है सिंगुलर सेंस, सिंगुलर, S फॉर सिंगुलर, S फॉर साइंटिफिक। बोलते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स है ये साइंटिफिक मेथड है जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और प्रेजेंट करते हैं। सेकंड बोला जाता है प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म में स्टैटिस्टिक्स को कैसे डिफाइन किया जाता है? बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स डेटा है। प्लूरल मतलब 2 तरीका का डेटा है, क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा। अब व्हाट इज दिस क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा? क्वांटिटेटिव डेटा मतलब क्वालिटी। क्वांटिटेटिव डेटा का क्या मतलब है? क्वांटिटेटिव डेटा का मतलब है क्वांटिटी की बात की जाएगी। क्वांटिटी मतलब नंबर्स की बात की जाएगी, 1 2 3 5 10 150 दिस दैट दिस, ठीक है। क्वालिटेटिव डेटा में क्वालिटी की बात की जाएगी। क्वालिटी का मतलब क्या होगा? जैसे कि स्वीटनेस ऑफ अ डिश, स्माइल, कलर, ये सब किस में आता है? क्वालिटी, जिसे हम नंबर में नहीं लिख सकते, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। हमारे पास तो 2 तरीके का डेटा हो गया, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। अब जब मैं इन डेटा की बात करती हूँ तो कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स अगर आपको अप्लाई करना है, स्टैटिस्टिक्स का सबसे बेसिक एग्जांपल है मीन। अगर यार आपको मीन चाहिए तो आपको नंबर चाहिए पड़ेंगे ना, 1 2 5 7, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स डील करता है विथ क्वांटिटेटिव डेटा। तो इसका ये मतलब है कि अगर नंबर नहीं हुआ तो वो स्टैटिस्टिक्स हम उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न्ड विथ क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा की स्टैटिस्टिक्स को फिक्र है, उस क्वालिटेटिव डेटा को क्वांटिटेटिव डेटा में कन्वर्ट किया जाता है, फिर आगे फर्दर चीज़ की जाती है। तो स्टैटिस्टिक्स ओनली डील्स विथ qualitative data and it is concerned about both
एंड इट इज कंसर्न्ड अबाउट बोथ। क्वालिटेटिव डेटा पे भी हम स्टैटिस्टिक्स अप्लाई कर सकते हैं, पर पहले हमें उसमें फर्दर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारा बेसिक था। इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? हर डोमेन में, हर एरिया में आजकल आप देख रहे हो प्रेडिक्शन लगता है, और वो प्रेडिक्शन को ही स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। सो ये हर डोमेन में इसकी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। सो ये था हमारा फर्स्ट फॉर्म। सो यहाँ से आपको याद क्या रखना है? स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स मतलब दो तरीके से डिफाइन किया है, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर मतलब है साइंटिफिक, विच इज कैप, कलेक्शन, एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन। प्लूरल मतलब दो टाइप का डेटा होगा। प्लूरल सेंस मतलब डेटा, प्लूरल सेंस मतलब डेटा। कैसा डेटा? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। नाउ अगर हम आगे देखें हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स बच्चों, हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स में हम देखें कि ये स्टैटिस्टिक्स वर्ड कहाँ से आया। तो लैटिन बोलते हैं, ये हमारे वर्ड से आया है स्टेटस। तो हमने से क्लास में कैसे याद करा था? लोटस स्टेटस, लोटस स्टेटस लैटिन। इटालियन, इटालियन मतलब पास्ता। तो बोल रहे थे कि हमारे वर्ड से लिया गया है, विच इज स्टैटिस्टा। चेक, फ्रेंच, CH फ्रेंच, चेक, स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक। जर्मन, जर्मन, जर्मन मतलब जी से स्टार्ट हो रहा है, जी से स्टार्ट हो रहा है मतलब, जी से स्टार्ट मतलब हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि GK या फिर स्टिक, ठीक है। सो जर्मन, जर्मन से आ रहा है स्टैटिस्टिक के, तो ये हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स। अगर हम ओल्ड रिकॉर्ड की बात करें, कुछ मॉड्यूल में ओल्ड रिकॉर्ड्स दिए हैं, ये कौटिल्य पीरियड में आपका डेथ एंड बर्थ रिकॉर्ड बनाया गया था। अकबर के रेन में एक एग्रीकल्चरल रिकॉर्ड बनाया गया था बाय एन ए बुक अबू फजल। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, मॉड्यूल में लिखा है तो मैंने इसके कंसाइज नोट्स बता दिए गए थे। इजिप्ट में पहली फर्स्ट सेंसस रिपोर्ट बनाई गई थी बाय फरो, ठीक है। तो इतना ये आपको याद होना चाहिए, क्या पता इससे क्वेश्चन पूछते हैं। लैटिन, लैटिन कहाँ से आया था? लैटिन से वर्ड जो लिया गया था उसे स्टेटस बोल रहे थे। इटालियन, इटालियन मतलब पास्ता, पास्ता मतलब स्टैटिस्टा। जर्मन, जर्मन मतलब स्टिक, जर्मन स्टिक, GK। स्टैटिस्टिक के वाला आएगा, जर्मन के में आएगा, ठीक है। फिर था फ्रेंच, फ्रेंच चेक, फ्रेंच चेक। स्टैटिस्टिक Q वाला होगा तो वो फ्रेंच होगा, ठीक है। तो ये एक बात है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेटा कलेक्शन की, सो बच्चों अगर हम डेटा को कलेक्ट करते हैं तो दो तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिल रही हैं, क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब हो जाता है कि क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में हम एक वर्ड देते हैं वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल का मतलब क्या हो जाता है? वेरिएबल का मतलब हो जाता है मेजरेबल क्वांटिटी, जिसे हम मेजर कर सकें। अब ये फिर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है, डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब और कंटिन्यूस वेरिएबल का मतलब, बहुत स्टूडेंट ये समझते हैं जिसे डेसिमल में लिख सकते हैं वो कंटिन्यूस, जिसे डेसिमल में नहीं लिख सकते वो डिस्क्रीट। ऐसा नहीं है। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस की डेफिनेशन ये कहती है, पॉइंट A से पॉइंट B के बीच में अगर हम इनफाइनाइट नंबर्स ले सकते हैं तो उसे हम कहते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल। अगर नहीं ले सकते तो हम उसे कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। एक दो एग्जाम्पल से समझो। पेटल ऑफ अ फ्लावर, अगर मैं पेटल्स की बात करूं एक फ्लावर में, तो 2 पेटल्स होंगे, 5 पेटल्स होंगे, 7 पेटल्स होंगे, तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल है। मिसप्रिंट इन अ बुक, एक बुक में या तो 2 मिसप्रिंट हो सकते हैं या 4 मिसप्रिंट हो सकते हैं, उससे, है ना, तो डेसिमल में नहीं हो सकता, तो डिस्क्रीट है। मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट, यहाँ से एक्चुअल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, यहाँ से आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर मैं देखूं बच्चों, आपके लेट्स से 40 से 50 मार्क्स आ रहे थे, तो 40, किसी बच्चे के 40 से 50 में से हो सकता था 40.5 मार्क्स आए हों। लेकिन इसके अलावा आपने कभी सुना 40.33 मार्क्स, 40.125 मार्क्स, 40.66 मार्क्स, 40.789 मार्क्स? नहीं ना। मतलब 40 से 50 के बीच में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज नहीं है। इस वजह से मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट डिस्क्रीट वेरिएबल है। एक्चुअल डेफिनेशन आपको डिस्क्रीट और कंटिन्यूस की इस पॉइंट से मिल रही होगी। अब मनी की अगर हम बात करें, तो जब तक पर्सनल यूज़ के लिए पैसा यूज़ किया जा रहा है, डिस्क्रीट वेरिएबल होता है। मनी फॉर कमर्शियल पर्पस क्या हो जाता है? कंटिन्यूस वेरिएबल हो जाता है। एज की अगर हम बात करें, हम हर दिन थोड़ा 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 बढ़ते हैं, तो एज भी कंटिन्यूस वेरिएबल है। मेरी एज 28.1 ईयर्स हो सकती है, 28.12 ईयर्स हो सकती है, 28.123 ईयर्स हो सकती है। मैं रोज रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ रही हूँ ना, तो एज में तो सारा पॉसिबल है, सब पॉसिबल है। तो एज जो है आपका एक कंटिन्यूस वेरिएबल है, ठीक है। सो ये था आपका डेटा
कलेक्शन का पार्ट क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जिसे हम मेजर कर सकें। दो तरीके के वेरिएबल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट वेरिएबल में आ जाएगा पेटल ऑफ अ फ्लावर, मिसप्रिंट ऑफ अ बुक, मनी फॉर पर्सनल यूज, दिस दैट दिस, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। अगर हम कंटिन्यूअस वेरिएबल की बात करें तो एज एंड मनी फॉर कमर्शियल पर्पस, ये आपका हो जाएगा कंटिन्यूअस वेरिएबल। अब हम क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें बच्चों, अब अगर हम बात करें क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्वालिटी। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्वालिटी, ठीक है। अब इसी चीज को कहा गया है, इसी चीज को कहा गया है एट्रीब्यूट। मैम ये तो आपने हमें कंफ्यूज कर दिया। अभी तक आप कह रही थी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है क्वालिटी, अब आप कह रही हो एट्रीब्यूट। बच्चा, मेरा नाम है गुलजार अंसारी और मेरे नाम का मीनिंग है मेरे नाम का मीनिंग है गार्डन ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो कोई मुझे बुलाना चाहेगा तो मुझसे यही बोलेगा ना, गुलजार इधर आइए, ठीक है। ये तो बोलेगा नहीं फूलों का बाग इधर आओ, राइट। तो ये डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो बुक में जिस वर्ड से उसे डिस्क्राइब किया गया है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्वालिटी है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्वालिटी है, लेकिन उसे बोला किस नाम से जाता है? उसे बोला जाता है विद द वर्ड एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब भी क्वालिटी है। तो अगर क्वालिटी और एट्रीब्यूट में से आपको चुनना पड़ेगा, आपको फूलों का बाग और गुलजार में से चुनना पड़ेगा, तो यू विल कॉल मी एज गुलजार, क्योंकि मुझे आइडेंटिटी वैसी मिली है, ठीक है। गुलजार वर्ड से मेरी आइडेंटिटी है। सो इसी तरीके से जब हम क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो हमें हमेशा याद रखना है, उसके लिए वर्ड है एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? कोई भी क्वालिटी, जैसे कि नेशनैलिटी हो गई, कलर हो गया, जेंडर हो गया, ये सब क्या है? स्वीटनेस ऑफ अ डिश हो गई, कोई भी क्वालिटी, ठीक है। ऑनेस्टी, एंगर, ये सब क्वालिटीज हैं। तो ये आ जाता है हमारा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है। अब अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो ये लिमिटेशंस एज सच बुक में दिए हैं, इसमें से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक नहीं दिए आए हैं, बट फिर भी मैंने स्लाइड में डाल दिया, आप एक बार रीड कर लेना। अब अगर हम बात करें कि डेटा को कलेक्ट कैसे किया जाता है, दो तरह से डेटा को कलेक्ट किया जाता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अगर मैं खुद डेटा को कलेक्ट कर रही हूँ तो उसे प्राइमरी डेटा कहूँगी, मैं किसी और का डेटा यूज़ कर रही हूँगी तो उसे हम सेकेंडरी डेटा कहेंगे। नेक्स्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ आपको समराइज कर दिया है, ये याद रखना है। जब हम डेटा कलेक्शन की बात करते हैं तो इतने तरह से डेटा को कलेक्ट किया जाता है। पहला मेथड है ऑब्जर्वेशन मेथड, खुद ऑब्जर्व किया तो ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड, मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड में क्या करेंगे? एक गूगल फॉर्म बनाया और सबको मेल कर दिया, एक गूगल फॉर्म बनाया, सबको मेल कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया। सो ये है मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड, सबसे ज़्यादा फास्ट है, ये सबसे ज़्यादा इसकी वाइडेस्ट रेंज है, फास्ट नहीं वाइडेस्ट रेंज है। एक बार गूगल फॉर्म बनाया और 10,000 लोगों को भेज दिया, तो वाइडेस्ट रेंज किस में है? क्वेश्चनरी मेथड की। लेकिन मैंने आपको गूगल फॉर्म भेज तो दिया पर आपने फिल ही नहीं किया, तो ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नॉन रिस्पॉन्सिवनेस। मैक्सिमम नॉन रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या आ जाएगा? सबसे ज़्यादा इग्नोर भी कर देते हैं इसे लोग। फिर क्वेश्चनरी बाय इन्यूमरेटर, क्वेश्चनरी बाय इन्यूमरेटर, इसमें से कोई सेट ऑफ क्वेश्चन नहीं बनता, फिर भी हम समझ लेते हैं इन्यूमरेटर का मतलब है हम किसी को भेजेंगे डेटा को कलेक्ट करने के लिए। मैंने एक फॉर्म बनाया, वो फॉर्म बना के मैंने इस XYZ पर्सन को भेज दिया कि जाओ इन लोगों से डेटा कलेक्ट कर दो, तो उसे हम बोलते हैं इन्यूमरेटर। यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपको। इंटरव्यू मेथड, इंटरव्यू मेथड की बात करें तो इंटरव्यू लेना, पर्सनल इंटरव्यू, जाके खुद इंटरव्यू लेंगे। खुद इंटरव्यू कब लेंगे? इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटी। इनडायरेक्ट इंटरव्यू, हम जो पर्सन सफ़र कर रहा है उसका इंटरव्यू नहीं लेंगे। किस केस में लेंगे? ये रेल एक्सीडेंट्स के केस में। टेलीफोनिक इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू कॉल करना होगा हमें, सिंपल सी बात है। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये फास्टेस्ट मेथड है। मैम ये कहाँ से आया? नेचुरल कैलामिटी, रेल एक्सीडेंट, आप इस पर क्यों फोकस कर रहे हैं? क्योंकि ये मॉड्यूल का एग्जाम्पल है और डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से आपको मिलता है। सो ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है आपका सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा तो कैसे कैसे कलेक्ट किया हमें समझ में आ गया। अब अगर हम सोर्सेज, सेकेंडरी डेटा का मतलब क्या था? मैं किसी डेटा को यूज़ करूँगी तो किस डेटा को मैं यूज़ कर सकती हूँ? मैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज यूज़ कर सकती हूँ, गवर्नमेंट सोर्सेज यूज़ कर सकती हूँ, प्राइवेट एंड क्वासी गवर्नमेंट यूजेस, क्वासी मतलब सेमी प्राइवेट, प्राइवेट और सेमी प्राइवेट यूज़ कर सकती हूँ, और अनपब्लिश्ड और पब्लिश्ड
रिसर्च को यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे सेकेंडरी डेटा होता है। तो सेकेंड डेटा में इंटरनेशनल सोर्सेज, गवर्नमेंट सोर्सेज, क्वासी गवर्नमेंट सोर्सेज, प्राइवेट सोर्सेज और पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज हम यूज़ कर सकते हैं। अब स्क्रूटनी ऑफ डेटा, नेक्स्ट हम आई हमारी स्क्रूटनी ऑफ डेटा। स्क्रूटनी ऑफ डेटा मतलब एक्यूरेसी जब चेक की जाती है तो उसे हम बोलते हैं स्क्रूटनी ऑफ डेटा। मैम मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लेट्स से मैंने गूगल फॉर्म बनाया, इस गूगल फॉर्म पे लिखी गई डेट ऑफ बर्थ बच्चों लिखी 1 जनवरी 2001 और फिर बोली एज, सो एज बोल दी 30 ईयर्स। तो ये तो गलत हो गया ना। अगर अभी हम देखें 2023 चल रहा है पर डेट तो 23 ईयर्स लिख दी, 30 ईयर्स लिख दी, एज तो 23 ईयर्स होनी चाहिए थी ना। तो ये तो गड़बड़ है। सो जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं कैसा डेटा? जो रिलेटेड हो, कैसा डेटा? जो रिलेटेड हो। सो बहुत ध्यान से उस डेटा को कलेक्ट करना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा हमें कैसे कलेक्ट करना है? तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इस तरह से डेटा को कलेक्ट करो। ये इन्यूमरेटर पे डिपेंड करता है कि उसे बहुत ध्यान से फिल करना चाहिए। तो इसी एक्यूरेसी के चेक करने को बोलते हैं हम स्क्रूटनी ऑफ डेटा। अब क्वेश्चन आपको कब मिलेगा? स्क्रूटनी ऑफ डेटा कब काम आ सकता है? व्हेन देयर इज 2 इंटर रिलेटेड सीरीज। जब 2 रिलेटेड सीरीज होंगी तब हमें स्क्रूटनी ऑफ डेटा काम आता है टू चेक द इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा मतलब अगर 2 रिलेटेड सीरीज थी तो उनका अच्छे से ध्यान से उन्हें फिल किया गया हो, ठीक है। थोड़ा सा थियोरेटिकल है पर बर्दाश्त कर लो। अब आए हम कुछ मॉड्यूल के क्वेश्चन पर। जल्दी हम मॉड्यूल के क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इसमें से क्या गलत है? स्टैटिस्टिक्स इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड स्टेटस। लैटिन मतलब लोटस, ये तो सही है। इटालियन मतलब था पास्ता मतलब स्टेटिस्टा, ये भी सही है। अगर हम बात करें फ्रेंच को हमने याद किया था चेक। फ्रेंच को अगर हमने चेक से याद किया था तो ये होना चाहिए था स्टैटिस्टिक। तो ये तो फॉल्स हो गया, ये तो जीके वाला आ गया ना, जर्मन वाला। सो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। डेटा किस केस में होता था? सिंगुलर सेंस मतलब साइंटिफिक मेथड, प्लूरल सेंस मतलब डेटा। सो प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स कहाँ अप्लाई किया जाता है? सब जगह। स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न्ड विथ बोथ बट डील्स विथ ओनली क्वांटिटेटिव डेटा। एट्रीब्यूट क्या है? एट्रीब्यूट का मतलब हो रहा था क्वालिटी, तो अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट, एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन इज व्हाट? एनुअल इनकम की हम बात करें तो एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन मतलब पर्सनल यूज की बात की जा रही है और पर्सनल यूज के लिए इनकम होता था डिस्क्रीट वेरिएबल। मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर हम मार्क्स की बात करें तो मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट 40 से 50 मार्क्स हो सकते हैं, 40.5 मार्क्स हो सकता है, पर 40.33 मार्क्स इलॉजिकल लग रहा है। मतलब ये कैसा वेरिएबल है? डिस्क्रीट वेरिएबल है। नेशनैलिटी ऑफ अ स्टूडेंट, नेशनैलिटी को क्या हम नंबर्स में लिख सकते हैं? नहीं, मतलब ये एक क्वालिटी है। लेकिन क्वालिटी को किस वर्ड से बुलाया गया है मॉड्यूल में? एट्रीब्यूट। So nationality of a student is an attribute. Drinking habit of a person is an attribute. क्वेश्चन नंबर 10th, एज ऑफ अ पर्सन। हम रोज थोड़ा बढ़ते हैं, मतलब 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। सो एज इज अ कंटिन्यूअस वेरिएबल। डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजन फ्रॉम अ सेंसस रिपोर्ट। अगर सेंसस रिपोर्ट से डेटा को कलेक्ट किया गया तो क्या कहलाएगा? किसी और डेटा को यूज किया, सो वो कहलाएगा सेकेंडरी डेटा। डेटा कलेक्टेड ऑन द हाइट ऑफ अ ग्रुप स्टूडेंट आफ्टर रिकॉर्डिंग देयर हाइट विद अ मेजरिंग टेप। अगर एक मेजरिंग टेप लिया और एक स्टूडेंट की हाइट खुद मेजर की और उसका रिकॉर्ड बनाया, मतलब पहली बार डेटा कलेक्ट हुआ है, सो ये कहलाएगा हमारा प्राइमरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं? प्राइमरी डेटा को हम कलेक्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड से, क्वेश्चनरी बाय इन्यूमरेटर, मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड, टेलीफोनिक इंटरव्यू, ऑल ऑफ दीज सारे के सारे। द क्विकेस्ट मेथड टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा, प्राइमरी डेटा का क्विकेस्ट मेथड क्या है? टेलीफोनिक इंटरव्यू।
आई होप आपसे ये बन रहा होगा और ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहे। इसमें सारा कवर कर लेंगे हम, बुकलेट प्लस मॉड्यूल, तो एक अच्छा सा रिवीजन हमारा हो जाएगा। द बेस्ट मेथड टू कलेक्ट द डेटा इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटी। नेचुरल कैलामिटी के केस में हमारा क्या हो रहा था, नेचुरल कैलामिटी के केस में आ रहा था हमारा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड, नेचुरल कैलामिटी के केस में आ रहा था इनडायरेक्ट इंटरव्यू। ठीक है, अगर हम बात करें ना नेचुरल कैलामिटी के केस में आ रहा था हमारा नेचुरल कैलामिटी और रेल एक्सीडेंट। रेल एक्सीडेंट में अगर एक्सीडेंट हो गया तो लोग चले जाएंगे, मतलब इनडायरेक्ट इंटरव्यू। सो रेल एक्सीडेंट के केस में होगा इनडायरेक्ट इंटरव्यू और नेचुरल कैलामिटी के केस में होगा पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, विच मेथड ऑफ द डेटा कलेक्ट्स कवर द वाइडेस्ट एरिया। वाइडेस्ट एरिया कौन कवर करता है, मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड। द अमाउंट ऑफ नॉन रिस्पॉन्सिव इज मैक्सिमम इज, मैंने फॉर्म भेजा लोगों ने फिल ही नहीं किया, सो क्या होगा, मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड। सम इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा के इंपॉर्टेंट सोर्सेज क्या थे, गवर्नमेंट सोर्सेज, इंटरनेशनल सोर्सेज, प्राइवेट सोर्सेज, क्वासी गवर्नमेंट यानी कि सेमी गवर्नमेंट सोर्सेज, पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड सोर्सेज, इतने ही थे ना। सो इंटरनेशनल एंड गवर्नमेंट सोर्स तो था सॉरी, प्राइमरी सोर्सेज तो था ही नहीं। प्राइमरी सोर्सेज कहाँ था, तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। फोर्थ भी सही है, देखो गवर्नमेंट सोर्सेज, लेकिन ऑप्शन ए में भी तो गवर्नमेंट सोर्सेज है। सो ऑप्शन ए इज द मोर करेक्ट आंसर, गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल सोर्सेज। नेक्स्ट, अब ये आपके कुछ बुकलेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। आई एम गिविंग यू दिस 10 मिनट्स, जल्दी जल्दी ये 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। आई एम गिविंग यू दिस 1 to 2 मिनट्स। देखो क्या आपसे ये क्वेश्चन बन रहा है। डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजन फ्रॉम अ सेंसस रिपोर्ट, प्रॉफिट मेड बाय XYZ बैंक। प्रॉफिट मतलब कमर्शियल यूज़ में पैसे की बात की जा रही है। कमर्शियल यूज़ में अगर पैसे की बात की जा रही है तो पैसा क्या होगा, डेटा आर सेट टू बी दिस इफ द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा। अगर इन्वेस्टिगेटर ने खुद डेटा कलेक्ट किया तो वो क्या कहलाएगा, स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट डील विथ वॉट, स्वीटनेस ऑफ अ स्वीट डिश क्या कहलाती है। आई एम विशिंग कि आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हों। लाइव चैट में लिख सकते हो द आंसर ऑफ दीज 6 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस हैं 2016, 18 और 20 के। आ रहा है हो रहा है। रिवीजन का पेस थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा ना, पहली बार नहीं पढ़ रहा है, वैसे भी स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा है तो थोड़ा सा फास्ट ही जा रही हूँ मैं। ठीक है, अच्छा एक बार वेरीफाई कर लो। डेटा कलेक्टेड सेंसस रिपोर्ट से कलेक्ट की तो सेकेंडरी डेटा है। पैसे की बात हो रही है XYZ बैंक मतलब कमर्शियल यूज़ के लिए पैसा क्या है, कंटिन्यूअस वेरिएबल। डेटा को कहेंगे प्राइमरी डेटा अगर इन्वेस्टिगेटर ने खुद कलेक्ट किया है। स्टैटिस्टिक्स किससे डील नहीं करता, स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न्ड अबाउट बोथ बट इट कैन ओनली डील विथ क्वांटिटेटिव डेटा। तो आंसर हो जाएगा कैन नॉट डील विथ क्वालिटेटिव डेटा, कैन नॉट डील विथ क्वालिटेटिव। स्वीटनेस ऑफ अ डिश इज व्हाट, एन एट्रीब्यूट। देन अ वेरिएबल विथ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इज व्हाट, क्वालिटी वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोलते थे, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्वालिटी। आपने क्वालिटी सोचा और इसको टिक कर दिया और आपके हो गए -0.5। ध्यान से, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब तो क्वालिटी है, लेकिन बुक में वर्ड क्या यूज़ किया गया है, बुक में वर्ड यूज़ किया गया है एट्रीब्यूट। तो आंसर क्या होगा, एन एट्रीब्यूट। ओके, नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमारे आके कलेक्शन ऑफ डेटा क्लोज हो गया। कलेक्शन ऑफ डेटा क्लोज हो गया। अगर हम बात कर लें, क्लास के वक्त हमने समरीज भी बनाई थी, तो आप इस समरीज में से भी अच्छा खासा रिवीजन कर सकते थे। सो इतना समराइज हम देख सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर और प्लूरल है, साइंटिफिक डेटा, क्वांटिटिव क्वालिटी है, वेरिएबल और एट्रीब्यूट। वेरिएबल 2 टाइप के हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। और हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स हमने कवर किया। फिर हमने डेटा कलेक्शन में इतना देखा कि प्राइमरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा के रिसोर्सेज हैं। अगर हम कलेक्शन ऑफ डेटा की बात करेंगे तो ये 4-5 मेथड से डेटा को कलेक्ट किया जाता है। अब हम आगे चलने वाले हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पे। हमने सारी समरीज तो क्लास में बना के ही रखी हैं, आप लोगों के पास भी सारी समरीज हैं। तो अगर हम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की बात करें बच्चों, तो सबसे पहले अगर डेटा को प्रेजेंट करना है तो वो क्लासीफाई होना चाहिए। क्लासिफाइड डेटा लेंगे हम। अब इस क्लासिफाइड डेटा का मतलब क्या है, इस क्लासिफाइड डेटा का मतलब है कि डेटा अरेंज होना चाहिए था।
इसका मतलब क्या है, हमारा जो डेटा था वो अरेंज्ड डेटा होना चाहिए था। अब इस क्लासिफिकेशन को 4 तरह से करते हैं, इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब टाइम के हिसाब से डेटा को अरेंज कर दिया। जोग्राफिकल वाइज डेटा को अरेंज किया, मतलब लोकेशन वाइज बोलेंगे कि मुंबई का डेटा, दिल्ली का डेटा, एमपी का डेटा, यूपी का डेटा, तो क्रोनोलॉजिकल वाइज हमने, या स्पेस वाइज डेटा को अरेंज कर दिया। ऑर्डिनल डेटा को कैसे क्लासिफाई किया गया, ऑर्डिनल मतलब मेल फीमेल, ऐसा बोल सकते हैं ना, मैरिड अनमैरिड। क्वालिटी वाइज हमने डेटा को अरेंज कर दिया। कार्डिनल डेटा मतलब क्वांटिटी वाइज हमने डेटा को अरेंज कर दिया। अब जब हम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की बच्चों बात करते हैं तो 3 तरीके से डेटा को प्रेजेंट किया जाता है। टेक्सचुअल, पैराग्राफ फॉर्म में, दिस इज द वर्स्ट केस। टेबुलर प्रेजेंटेशन, टेबल बना के डेटा को प्रेजेंट किया जाता है। एक टेबल में क्या होता है, रोज और कॉलम होते हैं। रोज का कंपैरिजन रोज से कर सकते हैं, रोज का कंपैरिजन कॉलम से कर सकते हैं, कॉलम का कॉलम से कर सकते हैं, हर तरीके से कंपैरिजन हम कर सकते हैं। टेबुलर जो है सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है, पर इसके बाद आता है टेबल के थ्रू हम डायग्राम भी बना सकते हैं। तो द थर्ड वन इज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। अगर हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है और हमको यहाँ से हिडन ट्रेंड्स मिलते हैं। सो ये हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का इम्पॉर्टेंट पार्ट था। ठीक है, हम एक बार देख लेते हैं बुक में भी क्या क्या है, स्लाइड्स में क्या क्या है। स्लाइड्स में डिटेल नोट्स से जो हमने यूज़ किए थे। सो क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, जैसे मैंने आपको समझाया, अगर डेटा को प्रेजेंट करना है तो उससे पहले आप अरेंज तो करोगे ना। घर में मेहमान आने वाले हैं तो घर को साफ साफ कर देंगे ना, थोड़ा सा अरेंज कर देंगे चीज़ें। तो इसी तरीके से किसी को प्रेजेंटेशन देना है तो डेटा को हम अरेंज करेंगे। अब जब ये अरेंज करेंगे तो 4 तरह से, क्रोनोलॉजिकल, ज्योग्राफिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, 3 तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, टेक्सचुअल, टेबुलर एंड डायग्रामेटिक। टेबुलर प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। अब क्वेश्चन इसमें से कहाँ से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाना स्टार्ट होते हैं कि व्हाट इज टेबुलर प्रेजेंटेशन। अगर हम बात करें टेबुलर प्रेजेंटेशन में तो इसमें हम रोज और कॉलम का इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड डेटा को भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबुलेशन। डायग्राम बुक को बनाने के लिए टेबल का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट टेबुलेशन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसमें 5th पॉइंट भी आप ऐड कर सकते थे, जो इस फर्स्ट पॉइंट का एक्सटेंडेड फॉर्म था कि अगर मैं बात करूं टेबुलेशन की, तो हम रोज का कंपैरिजन रोज से कर सकते हैं, कॉलम का कॉलम से, और रो का भी कॉलम से कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट था टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था कि क्या क्या होता है। सबसे पहले आता है कैप्शन। कैप्शन क्या होता है भैया, ये कैप्शन मतलब एक टेबल में कॉलम और सब कॉलम होते हैं, तो उन कॉलम और सब कॉलम किधर होते हैं, कॉलम और सब कॉलम मिला के बनता है कैप्शन। लेकिन ये जो पूरा का पूरा अपर पार्ट है टेबल का, इसे हम क्या बोलते हैं, बॉक्स हेड। तो बॉक्स हेड और कैप्शन में डिफरेंस क्या है, बॉक्स हेड और कैप्शन में ये डिफरेंस है कि बॉक्स हेड वाले पार्ट में यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी लिखा होता है। मतलब 3 चीज़ें हैं, सबसे पहले कॉलम, फिर सब कॉलम, फिर यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो क्वेश्चन आएगा यूनिट ऑफ मेजरमेंट किधर होता है, आप बोलोगे बॉक्स हेड से। पूरे ऊपर वाले पार्ट को क्या कह रहे हैं, पूरे अपर पार्ट को हम कहते हैं बॉक्स हेड। जो इंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल क्या कहलाता है, बॉक्स हेड कहलाता है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट कहाँ होता है, बॉक्स हेड में होता है। कॉलम और सब कॉलम कहाँ होते हैं, कैप्शन में होते हैं। ठीक है, अब ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है जिसमें रोज को डिस्क्राइब किया जा रहा है, इसे हम बोलते हैं स्टब। बीच में होता है बॉडी, ऊपर लिखते हैं हम टाइटल, नीचे लिखते हैं सोर्स या फुटनोट कि डेटा कहाँ से लिया गया है। फुटनोट में आप कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत आता है, जून 23 में भी आया, दिसंबर 22 में भी इसमें से क्वेश्चन आया।
अब आते हैं हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मैं आपको बता चुकी हूँ सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है, हिडन ट्रेंड हमें इसमें से देखने को मिलते हैं, लेकिन ये उतना एक्यूरेट नहीं है जितना एक्यूरेट टेबुलेशन है। अब 3 तरीके के डायग्राम होते हैं, लाइन डायग्राम, बार डायग्राम और पाई चार्ट। ठीक है, अब ये लाइन डायग्राम और बार डायग्राम में से इतने क्वेश्चन नहीं मिलते, तो सिर्फ समरी में से देख लो, बाकी नोट्स आप रेफर कर लेना, स्लाइड्स आप रेफर कर लेना अगर आपको डिटेल में देखना हो तो। ठीक है, तो समरी हमने बना के क्यों रखी थी कि जल्दी से हमारा रिवीजन हो जाए, तो वो समरी आप भी यूज़ करो, मैं भी यूज़ कर रही हूँ। अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो सबसे पहले आता था बच्चों लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम टाइम सीरीज़। लाइन डायग्राम में क्या होता था, हम ऐसी लाइंस, ऐसा कलर लेते हैं जो इसमें नहीं है, इसमें नहीं होगा ब्राउन। सो लाइन डायग्राम में हम क्या करते थे, यहाँ पे हम ले लेंगे टाइम और वाई एक्सिस पे कुछ भी ले सकते हैं। 3 तरीके का होता था। सबसे पहले आता था मल्टीपल लाइन डायग्राम। मल्टीपल लाइन डायग्राम, लाइन मल्टीपल होंगी, लाइन मल्टीपल। तो लाइन डायग्राम हम कब यूज़, मल्टीपल लाइन डायग्राम हम कब यूज़ करेंगे, व्हेन 2 और मोर रिलेटेड सीरीज आर गिवन ऑफ सेम यूनिट। तो 2 लाइन बना देंगे, सेम ही तो यूनिट है, लेकिन अगर यूनिट अलग अलग हो गई तो एक ले लिया मैंने हाइट, एक ले लिया मैंने वेट, अब यूनिट तो अलग अलग है, हाइट सेंटीमीटर में, वेट केजी में। तो 2 और मोर रिलेटेड सीरीज व्हेन डिफरेंट यूनिट्स आर डिफरेंट, तब हम यूज़ करते हैं मल्टीपल एक्सिस लाइन डायग्राम। फिर आता था लॉगरिथमिक रेशो चार्ट। लॉगरिथमिक लाइन डायग्राम या रेशो चार्ट, याद आ रहा है रेशो चार्ट कब हम यूज़ करते थे। देखो मैंने बोला 10 मोबाइल फ़ोन्स बिके 2005 में, 2006 में 20 मोबाइल फ़ोन्स बिके, 2007 में 2000 बिक गए, और 2000 फिर आगे 10 मोबाइल फ़ोन सोल्ड आउट हुए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाइड रेंज ऑफ फ्लक्चुएशन देखने को मिला। जब भी हमें वाइड रेंज ऑफ फ्लक्चुएशन देखने को मिलता था तब हम बनाते थे वाई एक्सिस पे हम वाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, क्या वैल्यू पुट कर देंगे, लॉग वाई की। आपके लिए काम की बात सिर्फ इतनी है कि लॉगरिथमिक और रेशो चार्ट कब यूज़ किया जाता है, व्हेन वी सी वाइड रेंज ऑफ फ्लक्चुएशन। तो हम y ना पुट करके क्या प्लॉट करते हैं, लॉग y वैल्यूज़ प्लॉट करते हैं। तो ये लाइन डायग्राम हो जाएगा। अब बार डायग्राम में क्या था, बार डायग्राम की अगर हम बात कर रहे थे तो अगर ऐसे वर्टिकल बार्स बनाएं, सॉरी हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम कब बनाया जाता है, फॉर क्वालिटेटिव डेटा और ज्योग्राफिकल डेटा। ज्योग्राफिकल डेटा मतलब व्हेन द डेटा वेरी ओवर स्पेस, क्योंकि हम ऐसे वर्टिकली बना रहे हैं ना, ऐसे हॉरिजॉन्टली बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे कुछ लिखा होगा मुंबई दिल्ली दिस और यहाँ पे टाइम चल रहा होगा। ठीक है, फिर आता है हमारा क्वांटिटेटिव और क्रोनोलॉजिकल डेटा। क्वांटिटेटिव और क्रोनोलॉजिकल डेटा हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं वर्टिकल बार डायग्राम के लिए। फिर आता है मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम का क्या मतलब हो जाता है, जब दो दो हमें चीज़ दी होंगी, लेट्स से वीट का प्रोडक्शन भी दिया है और पीस का प्रोडक्शन भी दिया है, तो दो बना देंगे हम। ठीक है, फिर आता था सब डिवाइडेड बार चार्ट। सब डिवाइडेड बार चार्ट में क्या होता है कि इसको तो हम कंपेयर कर ही रहे हैं, लेट्स से ये 2005 का डेटा है, ये 2006 का डेटा है और ये 2007 का डेटा है, सारे बार को तो कंपैरिजन कर रहे हैं, पर इंटरनली भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तब हम यूज़ करते थे सब डिवाइडेड बार चार्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा लाइन डायग्राम एंड बार डायग्राम। स्लाइड आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, और डिटेल में जानना है तो आप एबीटी ऐप का यूज़ करके डिटेल लेक्चर देख सकते हो, बट उसकी ट्रस्ट में उसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट करा दिया। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में आ गया इतना सिंपल, रेशियो चार्ट, मल्टीपल एक्सिस। ठीक है, ये आपके सिंपल थे। मल्टीपल लाइन डायग्राम इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्लास में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम यूज़ किया जाता है क्वान्टिटेटिव और जोग्राफिकल डेटा के लिए, वर्टिकल बार डायग्राम यूज़ किया जाता है क्वांटिटेटिव और लॉजिकल, थोड़ा इधर मिस आउट हो जाए तो समझ लेना। ठीक है, फिर मल्टीपल और ग्रुप बार डायग्राम में ऐसा पेयर्स बने रहेंगे। फिर आता था हमारा कंपोनेंट और सब डिवाइडेड। कंपोनेंट और सब डिवाइडेड का एक ही क्वेश्चन है, मैं वो समझा दूंगी। हम बार डायग्राम तो है ना, सो हम ऐसे बार्स बना रहे हैं, इनका तो हम कंपैरिजन कर ही रहे हैं कि हाँ ये वाला सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, ये सबसे छोटा है, ऐसे तो हमने कंपेयर कर ही लिया। डिफरेंट कंपोनेंट्स को तो हमने कंपेयर कर लिया, बट हमने इंटरनली भी कंपैरिजन करा, इन टेबल्स का इंटरनली भी कंपैरिजन करा, तब हम बना देते हैं कंपोनेंट या सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट
डिवाइडेड बार चार्ट और परसेंटेज बार डायग्राम। इसमें ऊपर में हम नंबर्स ले रहे हैं, यहाँ पे हम सारी वैल्यूज़ का परसेंटेज ले लेंगे, ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया हमारा पाई डायग्राम और सर्कल डायग्राम और पाई चार्ट। यहाँ से हमारा मैथमेटिकल थोड़ा सा पार्ट स्टार्ट होता है ऑफ स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, और हमारा हो गया है ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आ गए पाई चार्ट पे। बच्चा पाई चार्ट हम कब यूज़ करते हैं? जब हमारा डेटा नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में डिवाइड हो, तब हम पाई चार्ट को यूज़ करते हैं। अब ये पाई चार्ट कैसे बनेगा, एक हम सुकून से क्वेश्चन कर कर देख लेते हैं। अब बच्चों अगर मैं पाई चार्ट की बात करूं, सो पाई चार्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? लेट्स से आपको कुछ डेटा दिया होता 5, 10, 20, 25, आपको ये डेटा दिया होता। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे? क्वेश्चन पूछेंगे सेंट्रल एंगल बताओ ऑफ 25। जो डेटा 25 है उसका सेंट्रल एंगल। अब पाई चार्ट में आपके लिए, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये सेंट्रल एंगल। क्या होता है ये सेंट्रल एंगल? सेंट्रल एंगल का मतलब है कि आपके पास ये फ्रीक्वेंसी लेट्स से दी है, आपके पास ये वैल्यू दी है, वैल्यू आपको क्या दी है? 5, 10, 20 एंड 25, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। सो आपसे 25 का पूछा था ना, सो 25 का सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा? सबसे पहले आप टोटल फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लोगे, 5 + 10 + 20 + 25। सो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका 60। तो सेंट्रल एंगल का हो जाता है फॉर्मूला करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 360 डिग्री। 360 डिग्री क्यों कर रहे हैं? 360 डिग्री क्योंकि पाई चार्ट बनाना है ना, एक सर्कल में 360 का एंगल होता है। सो हमारी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी थी? क्योंकि हम 25 का फाइंड कर रहे हैं, तो 25 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी थी 60 और मल्टीप्लाई हमने कर दिया 360 डिग्री से। सो ये हो गया 25 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई विथ 360 डिग्री। सो एंगल हमें कितना मिला? सेंट्रल एंगल आ गया हमारा 150 डिग्री। सो ये कहलाता है सेंट्रल एंगल। जैसे कि एक क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं ड्रॉ एन अप्रोप्रिएट डायग्राम विद द फॉलोइंग टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा। कस्टम दिया है रेवेन्यू 80 मिलियन, एक्साइज ड्यूटी का दिया है 190, इनकम टैक्स का दिया है 160 मिलियन, कॉर्पोरेट टैक्स का दिया है 75, मिसलेनियस दिया है 35। तो टोटल कितना आ गया? 540। अगर हमें कस्टम का सेंट्रल एंगल चाहिए तो 80 डिवाइडेड बाय 540 मल्टीप्लाई विथ 360 डिग्री। तो ये कितना हो गया? 53.33। 190 डिवाइडेड बाय 540 मल्टीप्लाई विथ 360 डिग्री, ये कितना हो गया? 126.66। 160 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई विथ 360 डिग्री। सो ये कितना हो गया? 106.666। 75 डिवाइडेड बाय 540 मल्टीप्लाई विथ 360 डिग्री, ये हो गया 50 डिग्री। फिर है 35 डिवाइडेड बाय 540 मल्टीप्लाई विथ 360 डिग्री, ये हो गया 23.33 डिग्री। अब हम इसको ड्रॉ कर देते हैं ऑन पाई। सबसे बड़ा एंगल हमें क्या दिख रहा है? सबसे बड़ा एंगल हमें दिख रहा है 126, फिर एक एंगल हमें दिख रहा है 106, फिर हमें दिख रहा है 50, फिर 53 और फिर 23.33। पर ये बनाने को तो आपको आएगा नहीं, आपका तो डिस्क्रिप्टिव है, तो आपको सेंट्रल एंगल पूछ सकते हैं। क्वेश्चन मैम कैसा? तो ये रहा 13B का क्वेश्चन नंबर 2। कॉस्ट ऑफ शुगर इन अ मंथ अंडर द हेड्स रॉ मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट प्रोडक्शन, अदर्स वर 12, 20, 35 एंड 23 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। हमें अलग अलग कॉस्ट ऑफ शुगर दे दिया। What is the difference between the central angle for the largest and smallest component? जो largest component है 35 वो, और जो smallest component है 12, इसके सेंट्रल एंगल का डिफरेंस क्या होगा? तो सबसे पहले तो भैया चाहिए टोटल, तो टोटल कर लेते हैं 12 + 20 + 35 + 23। तो टोटल कितना आ गया? टोटल एंगल आ गया आपका 90 डिग्री। अब अगर मैं लार्जेस्ट की बात करूं, लार्जेस्ट सेंट्रल एंगल की बात करूं, तो लार्जेस्ट सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा? 35 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई विथ 360 डिग्री। सो 35 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई विथ 360 डिग्री, ये आ गया आपका 140। और स्मॉलेस्ट
स्मॉलेस्ट सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा, स्मॉलेस्ट सेंट्रल एंगल था 12, तो 12 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई विथ 360 डिग्री, तो 12 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई विथ 360 डिग्री, सो ये आ गया आपका कितना 48, सो 140 में से 48 माइनस किया क्योंकि हमसे डिफरेंस पूछा था, तो हमें आंसर मिल गया 92 डिग्री। ठीक है, सो इस तरह से आपको पाई चार्ट का क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब इसके बाद आपके पास ये खुद कुछ क्वेश्चन है। इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा कैसे चेक किया जाता है, कब चेक किया जाता है, जब नंबर ऑफ रिलेटेड सीरीज आर गिवन। द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा कैन बी वेरीफाइड बाय, किस किस से वेरीफाई की जाती है, बाय स्क्रूटनी ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या होता है, टेक्सचुअल, डायग्रामेटिक और टेबुलेशन। एक्सटर्नल तो कुछ नहीं होता, इंटरनल भी कुछ नहीं होता, ऑप्शन ए। द बेस्ट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन, बेस्ट मेथड क्या था, टेब्यूलर। अट्रैक्टिव मेथड क्या था, डायग्रामेटिक। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैप्शन क्या होता था, कैप्शन मतलब द इंटायर अपर पार्ट, नहीं, जिसमें कॉलम और सब कॉलम होता था। तो द अपर पार्ट ऑफ द टेबल, द लोअर पार्ट ऑफ द टेबल, द मेन पार्ट ऑफ द टेबल, द अपर पार्ट ऑफ द टेबल दैट डिस्क्राइब कॉलम एंड सब कॉलम। स्टब क्या होता था, लेफ्ट पार्ट जो रोज को डिस्क्राइब करे, लेफ्ट पार्ट जो रोज को डिस्क्राइब करे, तो द लेफ्ट पार्ट दैट डिस्क्राइब द रोज। द इंटायर अपर पार्ट ऑफ द इज कॉल्ड बॉक्स हेड। यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी कहाँ होता था, बॉक्स हेड में होता था। इन टेबुलेशन सोर्स ऑफ डेटा इफ एनी इज शोन इन फुटनोट, कहाँ दिया जाएगा, फुटनोट में दिया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनट्रू फॉर टेबुलेशन, टेबुलेशन के लिए क्या सही नहीं है। स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ डेटा रिक्वायर टेबुलेशन, यस ये तो सही है। इट फैसिलिटेट कंपैरिजन बिटवीन रोज एंड नॉट कॉलम, नॉट कॉलम क्यों, रोज का कॉलम से कंपैरिजन कर सकते थे, तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। फिर भी हम आगे रीड कर देते हैं। कॉम्प्लिकेटेड डेटा कैन बी प्रेजेंटेड, यस। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्स टेबुलेशन, यस सही है। बस ये बीच वाली बी नहीं था, उधर ऊपर 4 लाइन लिखी थी, बस ये बी नहीं लिखी। हिडन ट्रेंड कहाँ मिलते हैं, डायग्रामेटिक में। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज डन बाय डायग्राम, चार्ट्स, पिक्चर्स, ऑल ऑफ दीज। सबसे एक्यूरेट क्या होता है, सबसे एक्यूरेट होता है टेब्यूलेशन। कुछ वर्ड हैं, द चार्ट दैट यूजेस लॉगरिदम, लॉगरिदम किस में यूज किया जाता था, लाइन डायग्राम में यूज किया जाता था। जब हमारे पास वाइड फ्लक्चुएशन होता था तो वाई की जगह हम पुट करते थे लॉग वाई। रेशियो चार्ट। मल्टीपल लाइन चार्ट, लाइन मल्टीपल हैं, लाइन मल्टीपल जब होंगी जब 2 या 2 से ज्यादा रिलेटेड सीरीज होंगी और उनकी यूनिट कैसी होगी, सेम। तो 2 or more related series are given when the unit is same. Multiple line, multiple axis, मल्टीपल एक्सिस, 2 एक्सिस बनाएंगे। 2 एक्सिस कब बनाएंगे, मल्टीपल एक्सिस 2 एक्सिस बनाएंगे जब 2 से ज़्यादा सीरीज तो दी ही होंगी लेकिन यूनिट डिफरेंट होगी। सो देयर इज मोर देन वन टाइम सीरीज, द यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल्स आर डिफरेंट। अच्छा, ए और बी, इन दोनों में से एक चीज़ सही होगी क्या, नहीं, दोनों सही होंगी, तो ए एंड बी। हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कब बनाया जाएगा, मतलब यहाँ अलग अलग दिया जाएगा, तो क्वालिटेटिव डेटा के लिए या डेटा वेरिंग ओवर स्पेस। सो ए और सी सब नोट्स में लिखा है, पीछे जाके देखना, ठीक है। वर्टिकल बार डायग्राम इज एप्लीकेबल व्हेन द डेटा इज क्वालिटेटिव, गलत। द डेटा आर क्वांटिटेटिव, सही। व्हेन द डेटा वेरिंग ओवर टाइम, सही। ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। बी सी दोनों सही है। डिवाइडेड बार चार्ट इज कंसिडर्ड व्हेन, डिवाइडेड बार चार्ट कब बनाया जाता था, डिवाइडेड बार चार्ट मैंने आपको समझाया था, अलग अलग भी कंपैरिजन करें और इंटरनली भी हम रिलेशन चेक कर सकें, तब बनाया जाता था। तो ए एंड बी। इन ऑर्डर टू कंपेयर 2 और मोर रिलेटेड सीरीज, 2 और मोर रिलेटेड सीरीज को अगर हमें कंपेयर करना है तो या तो मल्टीपल चार्ट बना दो या तो ग्रुप चार्ट बना दो। पाई चार्ट कब यूज किया जाता है, कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड देयर रिलेशन टू द टोटल। अब ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, आप फटाफट सॉल्व कर लेना। ये सारे एक एक बार मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पीछे के ही क्वेश्चंस हैं, ये मॉड्यूल में से ही प्रीवियस ईयर में दिए गए हैं। सो ये आप लोग 1 मिनट में रुकी हूँ, एक बार देख लो क्या ये सब आंसर फाइंड कर पा रहे हैं, फटाफट सब चेक कर लें क्या ये आंसर आप लोग देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। डन। सो वी हैव डन दिस 2 पार्ट्स, हमने रिवीजन कर लिया है स्टैटिस्टिक्स का बेसिक का, डेटा कलेक्शन में से प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा।
का हमारा रिवीजन हो चुका है। अब हम चल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब हम चल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की अगर हम बात करें तो इसमें टेबल, वेरिएबल, टेली बार और फ्रीक्वेंसी होती थी। फ्रीक्वेंसी एग्जाम पर्पज से आपको याद रखना है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता था, अगर कोई चीज़ नंबर ऑफ टाइम्स आएगी, जैसे मैंने बोला 2 2 2 3 3 3 5 4 5, सो मैंने बोला व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 की फ्रीक्वेंसी क्या थी, मतलब 2 कितनी बार आया है। सो यहाँ पे 2 कितनी बार आया है, यहाँ पे 2 ही बार आया है, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2। ठीक है, तो द नंबर ऑफ टाइम्स अ थिंग रिपीट इटसेल्फ इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की बात करते हैं बच्चों, तो हमें कुछ स्टैटिस्टिकल टर्म्स पढ़नी पड़ती हैं। पहली टर्म आएगी हमारी रेंज। रेंज का मतलब क्या होता था, इंटायर डेटा में से लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन का माइनस किससे कर दो, स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन में। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया है आपके पास है 70, 73, 44, 40, 55, इसकी आपको रेंज बताना है। तो रेंज में आप क्या करते थे, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन का माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन से। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 73 माइनस 44। सो आपको रेंज मिल जाएगी कितनी, रेंज मिल जाएगी आपको 29। ठीक है, नेक्स्ट आता था नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। नंबर ऑफ क्लास इंटरवल का मतलब क्या हो जाता था, जो ये क्लास इंटरवल होते हैं 0 से 10, 10 से 20, ये कितने बनेंगे। सो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल का हमारा फॉर्मूला होता था रेंज डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ। अब लेकिन जब हमने क्लास में पढ़ा था तो ये बहुत अलग तरह से हमने पढ़ा था, पर इसका अब हमें रिवीजन करना है, तो मैं बहुत फास्ट में आपको कंसाइज रिवीजन इसका बता देती हूँ। हम स्लाइड्स का यूज़ करेंगे तो बहुत सारा टाइम हमारा चला जाएगा। ठीक है, सो अब बच्चों अगर हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की, हमारे पास समरीज हैं तो, पर समरीज में देख देख के मज़ा नहीं आता, तो मैं ये आपको ऐसे ही समझा देती हूँ। अब अगर हम बात करें बच्चों फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल 2-3 तरह का होता है। सबसे पहले हमारा ये आ जाएगा, ये टेबल देखो। हाँ, अब अगर मैं ये बात करूँ कि आपको कुछ दिया था, ये नंबर्स थे, ये कोई x की वैल्यू है, ये f की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, ये f की वैल्यू है। सो ये जो आपका टेबल था, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसा है, डिस्क्रीट टेबल है, क्योंकि ग्रुपिंग नहीं है डेटा की, ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो रहा था। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा लिखती तो मैं इसकी ग्रुपिंग कर सकती थी, 0 to 10, 11 to 20, 21 to 30, ये x हो गया, ये f फ्रीक्वेंसी मैंने बोली 5, 10, 15। यहाँ पे मैंने ग्रुपिंग तो कर दी, ग्रुप डेटा तो है ये, लेकिन अभी भी ये डिस्क्रीट है। 10 पे ख़त्म हो रहा है, 11 पे शुरू हो रहा है, 20 पे ख़त्म हो रहा है, 21 पे शुरू हो रहा है। फिर आता है थर्ड कैटेगरी ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अगर मैं इसे कंटिन्यूस कर देती, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये ले लेती मैं सेम एज इट इज़। तो ये ग्रुपिंग ऑफ डेटा तो है, बट कैसा है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब यहीं से हमें बहुत सारी टर्म्स मिलती थी। इस सेकंड वाले फिगर में देखो, अगर इस सेकंड वाले फिगर में आप देखोगे तो 0 से 10 है, 11 से 20 है, ये कहलाती थी क्लास लिमिट्स, क्योंकि कंटिन्यूस नहीं है अभी डेटा। 0 से 10 पे ख़त्म हुआ, 11 पे शुरू हुआ, कंटिन्यूस नहीं है, तो क्या कहलाएगा, क्लास लिमिट। ये हो जाएगी मेरी लोअर क्लास लिमिट, ये हो जाएगी अपर क्लास लिमिट। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे अगर बात करूँ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, कंटिन्यूस है। यहाँ पे हो रहा था 0 से 10, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये पूरा का पूरा कंटिन्यूस चल रहा है। तो हम इन्हें को नाम देते थे क्लास बाउंड्रीज। हम इन्हें नाम क्या देते थे, हम इन्हें नाम देते थे क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, तो ये हो जाती लोअर क्लास बाउंड्री, ये हो जाती अपर क्लास बाउंड्री। ठीक है, अगर आपको लोअर क्लास लिमिट को क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करना होता तो आप क्या करते थे, -0.5 कर देना, -0.5 कर देना, कहाँ पे, लोअर क्लास लिमिट में, और
प्लस 0.5 कर देना अपर क्लास लिमिट में। ये सब बहुत बेसिक सी बात है, आपको डेफिनेटली ये सब आता होगा, ठीक है। सो अभी एक आध क्वेश्चन में हम आगे मैं आपको कंटिन्यूस करके बता दूंगी। अब हम दो इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ से लेंगे, क्लास लेंथ। अब क्लास लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? क्लास लेंथ के दो फॉर्मूले होते हैं। अगर आपको क्लास लिमिट मालूम हो तो फॉर्मूला हो जाएगा लोअर क्लास लिमिट, सॉरी अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट प्लस 1। क्लास लेंथ का फॉर्मूला हो जाता आपका अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री इन केस ऑफ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और इन केस ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो ये क्लास लेंथ के दो फॉर्मूलाज यहाँ पे आपको मिल जाते, ठीक है। सो यहाँ से आप देख सकते हो लेंथ ऑफ अ क्लास आपसे पूछी गई है। एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई विल लाइक दिस हियर। देखो यहाँ से आपसे कह रहा है इन अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा द लार्जेस्ट वैल्यू इज 25 एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 5। लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है? 25 और स्मॉलेस्ट है 5, तो रेंज कितनी हो जाएगी? रेंज हो जाएगी आपकी 20। एंड इफ द क्लास डिजायर्ड आर 4, मतलब नंबर ऑफ क्लास इंटरवल कितने गिवन है? नंबर ऑफ क्लास इंटरवल गिवन है। तो क्लास विथ मतलब क्लास लेंथ का फॉर्मूला आपसे पूछा गया है। तो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल का फॉर्मूला क्या होता था? रेंज डिवाइडेड बाय क्लास विथ या क्लास लेंथ। तो ये हो गया 4 इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 डिवाइडेड बाय 4 विच इज 5। सो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो वापस हम पीछे आते हैं। तो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। थर्ड मैंने आपको ये बता ही दिया क्लास लेंथ क्या होती है और क्लास लिमिट क्या होती है, ठीक है। अब एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन एंड इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन, मैंने आपको अभी दो चीज़ें बताई, क्लास लिमिट वाला केस और क्लास बाउंड्री वाला केस। क्लास बाउंड्री वाले केस में क्या था? कंटिन्यूस डेटा था। कंटिन्यूस डेटा के केस में हम बोलते हैं उसे एक्सक्लूसिव या फिर ओवरलैपिंग मेथड, ठीक है। और जब आपके पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव या नॉन ओवरलैपिंग वाला पार्ट। मैम मतलब हमें समझ में नहीं आया। अब देखो यहाँ पे अगर ये दिया होता 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, देखो ओवरलैप है ना, 10 पे शुरू हो रहा है, 10 पे खत्म हो रहा है, 10 से शुरू हो रहा है, 20 पे खत्म हो रहा है, 20 से शुरू हो रहा है, तो ये हमारा कहलाता है ओवरलैपिंग। और एक्सक्लूसिव क्यों बोला? क्योंकि ये 10 तो दो बार आ गया। किधर काउंट करोगे? नीचे वाले में काउंट करेंगे, ऊपर वाला ये जो 10 है इसे हम एक्सक्लूड कर देंगे। एक्सक्लूड किसे किया? अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर दिया। नोट्स में सब अच्छे से मेंशन है, आप इसको देख लो। द वैल्यू ऑफ अपर लिमिट एक्सक्लूडेड। अगर अपर लिमिट को हम एक्सक्लूड करते हैं तो उसे एक्सक्लूडेड क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका क्लास बाउंड्रीज, फिर आता है क्लास मार्क। क्लास मार्क का मतलब क्या हो जाता है? लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट अगर देखो ये दिया होता 21.5 प्लस 24.5, आपको क्लास मार्क या क्लास विथ फाइंड करनी होती तो क्या करते हैं? 21.5 प्लस 24.5 डिवाइडेड बाय 2, सो ये आ जाता क्लास मार्क 23। नेक्स्ट 24.5 प्लस 27.5 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आ जाता है? 26। नेक्स्ट क्या दिख रहा है? 27.5 प्लस 30.5 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ रहा है? 29। तो इस तरह से हम क्लास मार्क फाइंड करते थे। फिर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आना स्टार्ट होते हैं। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ। तो फ्रीक्वेंसी है यहाँ 3 और क्लास लेंथ कितनी है? क्लास लेंथ कैसे फाइंड करते हैं? मैंने आपको अभी बताया था। क्लास लेंथ होता है सिंपल अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। तो यहाँ पे देखो क्लास लेंथ आपको कितनी मिल रही है? 24.5 माइनस 21.5, क्लास लेंथ आपको मिल रही है 3। सो 3 डिवाइडेड बाय 3, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी आ जाएगी? 1। इसी तरीके से यहाँ से भी फाइंड कर सकते थे। 6 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाता? 2। और यहाँ से भी हम कर सकते थे 3 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाता? 1। सो ये आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ये फॉर्मूला बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ। नेक्स्ट हम आती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। फिर नेक्स्ट आता है
परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई विथ 100। अब अगर हम जब बात करें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, सारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लस करोगे तो हमेशा 1 मिलेगा। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी स्मॉलेस्ट होती है 0, ग्रेटेस्ट होती है 1, मतलब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 से 100 के बीच में होगी, या 100 भी हो सकती है, ठीक है। फिर अब एक क्वेश्चन आ गया, देखो ये क्वेश्चन दिसंबर 2021 का। The following data relate to the marks of 40 student in statistics. What are the frequency density? What are the frequency density? आपसे पूछा है frequency density. Frequency density भाई साहब क्या होती थी? Frequency density आपके पास होता था frequency divided by class length. अच्छा मैम, class length के तो दो फॉर्मूलाज थे, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट प्लस 1, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। देखते हैं यहाँ क्या दिया है, 30 से 39, 40 से 49, कंटिन्यूस नहीं है, मतलब ये क्लास लिमिट है। देखो 39 पे खत्म हो रहा है, 40 पे शुरू हो रहा है, मतलब कंटिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट है। तो डिस्क्रीट के केस में क्लास लेंथ कितना होता था, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट प्लस 1, तो क्लास लेंथ हो जाएगा 39 माइनस 30 प्लस 1 विच इज 10 होगा ना, 39 माइनस 30 प्लस 1, यस 10। तो क्लास लेंथ कितनी आ गई हमारी, 10। अब हमें 30 से 39 की फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो 30 से 39 की फ्रीक्वेंसी चाहिए तो काउंट कर लो 30 से 39 कितनी बार आया है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता था, कितनी बार आया है, तो 38 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 8 टाइम्स आ रहा है। एक आध मिस तो नहीं हुआ, क्योंकि मिस तो हुआ है मुझे तो, क्योंकि आंसर याद है एंड दिस 9, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी 9 डिवाइडेड बाय 10। सो 30 से 39 की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी हो गई, 0.9, और 0.9 सिर्फ दिख रहा है ऑप्शन बी में। 40 से 49 भी चेक कर सकते हैं हम, तो क्लास लेंथ तो सेम है। 40 से 49 अगर हम चेक करें, सो 40 से 49 मतलब 4 वाली सीरीज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सो ये आता 11/10, और 11/10 कितना हो जाता 1.1, पर 1.1 अप्रॉक्सीमेट आंसर हमें यहीं दिख रहा है। यहाँ पे इन्होंने अप्रॉक्सीमेट आंसर दे दिया होगा, या मुझसे एक आध स्किप हो गया होगा, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ। क्लास लेंथ के दो फॉर्मूलाज आपके पास थे। दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन। अब देखो 2017 और 2013 में क्वेश्चन क्या आया, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का मतलब था फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ। सो ऑप्शन बी, इन if class interval is this then first class is what। अगर क्लास इंटरवल है 10 से 14, 15 से 19 और 20 से 24, कंटिन्यूस नहीं है ना। अभी मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बना दूंगी, ये 10 से 14 है, ये 15 से 19 है, कंटिन्यूस नहीं है। तो इसे कंटिन्यूस बनाने के लिए क्या करेंगे, इसे कंटिन्यूस बनाने के लिए इसमें से माइनस कर देंगे 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 9.5, और अपर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास लिमिट में प्लस कर देंगे 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 14.5। तो पहला इंटरवल हो गया 19.5 से 14.5 विच इज ऑप्शन बी, ठीक है। सो ये आया हमारा बी ऑप्शन। अब कुछ क्वेश्चन फ्रॉम मॉड्यूल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अरेंज द ऑब्जर्वेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यस। अरेंज ऑब्जर्वेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप्स, यस, ग्रुप बना देता है। रिलेट टू अ मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, अब ये आपको अजीब सा लगेगा कि मैम इसका क्या है मतलब, पर बच्चा बुकिश लैंग्वेज में लिखा है, एक बार बुकलेट में देखना, मॉड्यूल में देखना, ये मॉड्यूल की लैंग्वेज है। बोल रहे हैं कि मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसमें, हाँ, जो भी टेबल में हम डालेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में काउंटेबल चीज़ें ही डालेंगे ना। सो ऑल ऑफ दीज, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूअस वेरिएबल इज नोन एज, अगर कंटिन्यूअस वेरिएबल है मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो ये क्या है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये वाला होता है, इसमें ग्रुपिंग तो नहीं होती,
ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स इज एन एग्जांपल ऑफ शेयर्स। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। तो प्रॉफिट इज अ कंटिन्यूअस वेरिएबल, शेयर्स मतलब पर्सनल यूज के लिए बात की जा रही है तो डिस्क्रीट वेरिएबल। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन, एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन मतलब ओवरलैप क्लासिफिकेशन, एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन मतलब एक्सक्लूड कर देते थे। किसको अलग कर देते थे? एक्सक्लूड किधर करते थे? 0 से 10 और 10 से 20। 10 को किधर काउंट करते थे हम? सेकंड वाले में काउंट करते थे। ये एक्सक्लूड कर दिया तो ये क्या थी? अपर लिमिट। एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन का मतलब होता है अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर देना, अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर देना, एक्सक्लूड द अपर लिमिट बट इंक्लूड्स द लोअर क्लास लिमिट। म्यूचुअली इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन इज यूजुअली मेंट फॉर, इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन हमेशा कैसी होती है? डिस्क्रीट, 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30। देखो ये कंटिन्यूअस नहीं है ना, ये डिस्क्रीट है तो डिस्क्रीट वेरिएबल। नेक्स्ट आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन इज ओनली मेंट फॉर व्हाट? अगर हम एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये हमारी होती है कंटिन्यूअस वेरिएबल। एलसीबी क्या होता है? लोअर क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री से, क्लास बाउंड्री हमें किससे मिलेगी? लोअर क्लास लिमिट से मिलेगी। ठीक है, अपर क्लास बाउंड्री हमें कहाँ से मिलेगी? अपर, स्टूपिड क्वेश्चन, लेंथ ऑफ अ क्लास क्या होता है? अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री का डिफरेंस। अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट +1 होता था, तो यहाँ पे तो प्लस की बात ही नहीं कर रहा है, तो सेकंड वाला गलत है। फॉर अ पर्टिकुलर क्लास बाउंड्री द लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अच्छा ये CF का क्वेश्चन आ गया पर अभी मैंने आपको समझाया नहीं है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होता है? क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास लेंथ। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, सारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐड करो तो 1 मिलता है, सारी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी को ऐड करो तो 100 मिलता है। तो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? 0 से 1 बोथ इंक्लूसिव। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक चीज़ों को ऐड कर देना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक चीज़ों को ऐड कर देना। जल्दी जल्दी से अब हमारा रिवीजन लास्ट टॉपिक बचा है, इसे हम सम अप कर देते हैं, फिर कुछ कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। अब अगर हम बात करें लेस देन CF, दो तरीके, किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक फ्रीक्वेंसी को ऐड करने को बोलते थे हम CF। दो तरीके से बोलते हैं, पहले हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। लेट्स से होता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 30 से 40 और फ्रीक्वेंसी लेट्स से मेरे पास होती 10, 15, 13, 20। अब हमें बनाना होता CF। सो बाय डिफ़ॉल्ट हमें हमेशा लेस देन CF लिखना है अगर कुछ बात नहीं हो रही हो तो। अगर मोर देन CF तो अब हम देख लेते हैं लेस देन CF और मोर देन CF कैसे फाइंड करते हैं। लेस देन CF में से ऊपर से ऐड करना स्टार्ट करो, ऊपर से ऐड करना स्टार्ट करो। तो 10 में 15 ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 25, 25 में 13 ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 38, 38 में 20 ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 48। इन सब को ऐड करोगे तो मतलब ये जो लास्ट वाली होती है इसे हम क्या बोलते हैं? टोटल फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मोर देन CF में नीचे से ऐड करना स्टार्ट करते हैं, तो नीचे से ऐड करना स्टार्ट करते हैं तो 20 और ये हो जाता 20 + 13, 33, 33 + 15। मैंने कुछ गड़बड़ की क्या? अच्छा हाँ, मैंने थोड़ा ऐड गलत कर दिया बच्चों। 38 + 20 आपका कितना हो जाता? 58। ठीक है, सो इस वजह से काउंटिंग थोड़ी सी गलत आ गई। हाँ ये देख लो कोई दिक्कत नहीं है, ऐड होने में गलत हो गया। ठीक है, अब 20 + 13 कितना होता था? 33 और 33 + 15 कितना हो जाता? 48 और 48 + 10 कितना हो जाता? 58। सो लेस देन CF में ऊपर से ऐड कर देते हैं, मोर देन CF में नीचे से ऐड कर देते हैं। अब देखो तो यहाँ से हमें ये था हमारा लेस देन CF एंड मोर देन CF। डन। ऐड करने में हमसे कुछ और तो गलती नहीं हुई ना? एक मिनट, 10 + 15 + 13 + 20 इज 58, नन। ठीक है, सो ये था हमारा लेस देन CF एंड मोर देन CF। फिर क्लास में हमने इसे बहुत डिटेल में समझा था। अब कुछ क्वेश्चंस, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो बहुत एग्जाम में आते हैं। अगर हम बात करें द नंबर ऑफ एक्सीडेंट फॉर 7 days इन अ लोकेलिटी आर गिवन बिलो, व्हाट इज द नंबर ऑफ केस व्हेन 3 और लेस एक्सीडेंट अकर? 3 या 3 से कम, 3 या 3 से कम, 3 से कम कितना होगा? 3 से कम मतलब या तो 2 एक्सीडेंट या तो 1 एक्सीडेंट या तो 0 एक्सीडेंट। तो इन सब भैया इन सबको ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा? 15 + 19 + 22 + 31। सो ये कितना आ रहा है? 87, विच इज ऑप्शन डी।
ठीक है। अब बोलेंगे द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द इनकम ऑफ 86%, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन अर्निंग मोर देन 1500 रुपये। 1500 से ज़्यादा अर्न करने वाले कितने परसेंटेज लोग हैं। सो 1500 से ज़्यादा अर्न करने वाले कितने लोग हो रहे हैं, देखो 1500 से ज़्यादा अर्न कितने करना है, ये आया ना 1500 से ज़्यादा। सो 36 + 7, 36 + 7 कितना हो रहा है, 36 + 7 हो रहा है 43। अब 43 वो लोग हैं जो 1500 से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, पर ये परसेंटेज नहीं है। किसी चीज़ का परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, 43 डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100। अब इन्होंने टोटल दे के तो रखा था, टोटल था 86, तो 43 डिवाइडेड बाय 86 मल्टीप्लाई विथ 100। कितने परसेंटेज भारतीय 1500 से ज़्यादा कमाते हैं, तो कितने कमाते हैं, 50%। ठीक है। सो ये था हमारा मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 5। बहुत बार यही चीज़ें एग्जाम में आई हैं। हाँ मैंने स्टूडेंट गॉट मोर देन 30, ये हमने कितने क्लास में सॉल्व किए, मोर देन 30। अगर आपको मोर देन 30 फाइंड करना है, सो मोर देन 30 कैसे फाइंड करोगे, टोटल माइनस लेस देन 30। सो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, लास्ट वाली वैल्यू ये टोटल है, तो टोटल 100 स्टूडेंट हैं। लेस देन 30 के कितने लोग हैं, 65। सो 100 - 65 कितना हो जाएगा, 35। इस बार हमसे परसेंटेज नहीं पूछा गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा गया है, वरना हम परसेंटेज भी फाइंड कर देते। 35 डिवाइडेड बाय 100 इंटू समथिंग समथिंग। फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिटवीन 250 एंड 300। ये सबसे घटिया लेवल का क्वेश्चन है। 250 से 300 तक कितने लोग हैं, और डेटा दिया है मोर देन 200, मोर देन 250, मोर देन 300, मोर देन 350। अब भैया 250 से 300 का पूछा है ना, 250 से 300 का पूछा है ना, सो ये 250 से 300 और 250 के जो नंबर्स हैं ना माइनस कर दो, तो आंसर क्या हो जाएगा, 38 - 15। तो 38 - 15 हो जाएगा 23। सो द आंसर विल बी 23। ये ऐसी सॉल्व होता है। अगर बोलते 100 से 150 के बीच में कितने लोग हैं, तो 100 की फ्रीक्वेंसी 150 की फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देते। बोलते 300 से 400 के बीच में कितने लोग हैं, तो 300 और 400 से बीच वाले लोगों को माइनस कर देते, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन आया सेम, देखो प्रीवियस ईयर के मॉड्यूल में बुकलेट में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। मोर देन 30 अभी हमने फाइंड किया 35। अब आया कुछ टेबल वाले क्वेश्चंस, कुछ बुकलेट के टेबल वाले क्वेश्चंस जो हमसे स्किप हो गए थे। कह रहे हैं देयर आर 200 एम्प्लॉयज इन एन ऑफिस इन विच 150 आवर मैरिड। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। देयर आर 200 एम्प्लॉयज। ऐसे टेबल वाले क्वेश्चन को करने के लिए एक बार तेज रीड कर लो, तो आपको कॉलम और रोज समझ में आ जाएगा। देयर आर 200 एम्प्लॉयज इन ऑफिस इन विच 150 शादीशुदा हैं। टोटल मेल एम्प्लॉयज वर 160, आउट ऑफ विच 120 वर मैरिड। व्हाट आर द नंबर ऑफ फीमेल अनमैरिड एम्प्लॉयज। अच्छा, इसका मतलब मेल और फीमेल की बात हो रही है, मैरिड और अनमैरिड की बात हो रही है। मेल और फीमेल की बात हो रही है, मैरिड और अनमैरिड की बात हो रही है। अब इस टेबल को आप उठा के बना लोगे। ठीक है, मैरिड अनमैरिड। अब हम यहाँ पे सब जगह टोटल लिखेंगे। अब टोटल कितने लोग हैं, टोटल हैं 200 लोग। इन 200 लोगों में से 150 मैरिड हैं, तो अगर 200 लोग में से 150 लोग मैरिड हैं तो अनमैरिड कितने हो गए, 50। टोटल मेल एम्प्लॉयज वर 160। अच्छा, मेल एम्प्लॉयज कितने हैं, मेल एम्प्लॉयज हैं आपके पास 160। अब अगर 200 लोग में से 160 मेल हैं तो फीमेल कितनी हो गई, 40। अब इन 160 मेल में से 120 मैरिड हैं। अगर 160 में से 120 मैरिड हैं तो अनमैरिड कितने होंगे, 40। अब 50 अनमैरिड में से 50 टोटल थे अनमैरिड के, उसमें से 40 मेल अनमैरिड हैं, तो फीमेल कितनी अनमैरिड होंगी, 10। अब टोटल फीमेल 40 थी, 10 अनमैरिड हो गई, तो मैरिड कितनी हो गई, 30। अब हमसे पूछा था व्हाट वाज द नंबर ऑफ फीमेल अनमैरिड एम्प्लॉयज। तो फीमेल अनमैरिड हमारे पास आंसर कितना आया, हमारे पास आंसर आ गया है 10। ठीक है, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे। यहाँ पे 20 से 30 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछी है, 20 से 30 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो मतलब 20 से 30 को ऐड कर दो, तो 4 + 6 10, 10 + 20 30। 20 से 30 तक का CF पूछा है,
तो 20 से 30 तक को ऐड कर दो, तो कितना आ गया, 4 + 6 10, 10 + 20 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कैसा है, ये मैंने आपको शुरू में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया था, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये कैसा है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसका मोर एक्यूरेट आंसर होता सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, पर ये लिखा नहीं है, सिंपल भी यही है। ओके, नेक्स्ट 250 से 300 के बीच के लोग कितने हैं, नंबर ऑफ 4, 4 और 4 से ज़्यादा का एक्सीडेंट कितने हुआ, 150 से 20 के बीच के कितने लोग हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट लेस देन 50% मार्क्स, ये सब क्वेश्चन हम कर चुके हैं, मोर देन 30%, एक एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। लास्ट टॉपिक है आपका ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का भी ग्राफ बन सकता है। पहले ये 4 हैं, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व और सीओर कर्व। सबसे पहले आता है हमारा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम की अगर हम बात करें तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है, ठीक है, जैसे होती पहली लिमिट होती है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो हम इसके हिस्टोग्राम्स बना देते हैं बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी। तो अगर हमारे पास ग्रुप डेटा होता है तब हम उसे हिस्टोग्राम बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बार डायग्राम जैसा ही है, बस ग्रुप डेटा होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि ये इक्वल विथ हो, ये जो क्लास लेंथ हो ये इक्वल हो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 तो भी हिस्टोग्राम बन सकता था। अगर ये होता 0 से 10, 10 से 15, 15 से 45, 45 से 60, देखो ये इक्वल है ग्रुपिंग, यहाँ पे अनइक्वल ग्रुपिंग है, तो इक्वल और अनइक्वल ग्रुपिंग दोनों ही के केस में हम हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास लिमिट को हमें क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हिस्टोग्राम से क्या बनाते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं, तो हिस्टोग्राम के थ्रू कैलकुलेट होता है मॉड। कैसे मॉड कैलकुलेट करते हैं, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उससे एक पॉइंट बनाते हैं, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और नीचे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये मॉड मिल जाता है। पर आपका तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है नहीं, आपको तो ये कॉन्सेप्ट नहीं आ सकता, बस आपको याद रखना है हिस्टोग्राम से क्या बनाया जाता है, हिस्टोग्राम से क्या इवैल्यूएट किया जाता है, मॉड इवैल्यूएट किया जाता है। क्लास में हमने कुछ तो भी पढ़ा था ना, मोदी गिव इंफॉर्मेशन अबाउट मोग्राम, है ना। सो ओ गिव से मीडियन मिलता है, पार्टीशन वैल्यूज मिलती हैं और हिस्टोग्राम से मॉड मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ये जो हिस्टोग्राम था, अगर इनके मिड पॉइंट में ऐसे पॉइंट बना के ड्रॉ कर दें, ये जो हिस्टोग्राम था अगर इनके मिड पॉइंट्स को मार्क करके ऐसी लाइन ड्रॉ कर दें तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं पॉलीगॉन। जब सिंगल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया होगा तो मिड पॉइंट को ड्रॉ करके पॉलीगॉन बना देंगे। फिर नेक्स्ट आता था ऑगिव, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ऑगिव। ऑगिव में क्या करते हैं, आपके पास 2 तरीके का सीएफ था। ऑगिव में वाई एक्सिस पे सीएफ होता है, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, एक्स एक्सिस पे कुछ भी ले सकते हैं, क्लास बाउंड्रीज, एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज रहेंगे, 0 से 10, 10 से 20 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, और वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो ऑगिव में वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करते हैं, एक बनाएंगे लेस देन सीएफ, एक बनाएंगे मोर देन सीएफ। जब आप इसको नीचे ड्रॉ करोगे तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा मीडियन, मतलब सेकेंड क्वार्टाइल्स। तो ऑगिव क्या होता है, सीएफ वर्सेस क्लास बाउंड्री का ग्राफ है। आप इससे मीडियन, पार्टीशन वैल्यूज, परसेंटाइल फाइंड कर सकते हो। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। 2 तरीके के ऑगिव्स होते हैं, लेस देन ऑगिव एंड मोर देन ऑगिव। लेस देन ऑगिव और मोर देन ऑगिव का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उससे नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो सेकेंड क्वार्टाइल यानी कि मीडियन मिलता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व हमें कोई भी जनरल शेप अगर हम बनाते हैं तो हम उसे फ्रीक्वेंसी कर्व बोलते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इट इज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। या तो हिस्टोग्राम या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिमिटिंग फॉर्म को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी का। नॉर्मल कोई भी कर्व बना देना। सबसे ज्यादा फेमस कर्व होती है बेल शेप्ड कर्व, ठीक है। और ऑगिव किसकी तरह दिखते हैं, ऑगिव दिखते हैं आपको एस शेप्ड, ठीक है। ये मॉड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम, मॉड किससे कैलकुलेट करते थे, हिस्टोग्राम से। मीडियन किससे कैलकुलेट करते थे, लेस देन एंड मोर देन ऑगिव।
less than and more than ogive. A comparison among the class frequencies is possible only in. comparison किस में possible है among class frequencies? histogram और polygon. एक बार आंसर चेक करना. frequency term is a limiting form of either frequency polygon or histogram or A और C. ठीक है. नेक्स्ट, मोस्ट कॉमनली यूज, सबसे ज्यादा कॉमनली यूज फ्रीक्वेंसी कर्व क्या है? बेल शेप. बेल शेप. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट सबसे फेमस कौन है? बेल शेप. तो आंसर क्या हो जाएगा? बेल शेप. ठीक है. अब ये कुछ क्वेश्चन और हैं लास्ट एक्सरसाइज बी और सी के, टेबुलर वाले हैं. या फ्रीक्वेंसी डेंसिटी और क्लास इंटरवल पे बेस्ड क्वेश्चन है. आप ये क्लास में हमने ऑलरेडी सॉल्व किए थे, आपके नोट्स में ऑलरेडी होंगे. सो आप ये सारे क्वेश्चन एक एक बार रिवाइज कर लेना. ठीक है. एक बार हम समरीज में से भी देख लेते हैं, हमसे कुछ मिस तो नहीं है. ओवरऑल हमें 1 hour 35 minutes हो गए. हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कर लिए. अगर हम समरी में देखें तो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा में हमने पहले ये देखा, फिर हमने देखा कलेक्शन ऑफ डेटा. कलेक्शन ऑफ डेटा के बाद हमने देखा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. डेटा को प्रेजेंट करते हैं, टेक्सचुअल, टेबुलेशन, डायग्रामेटिक. फिर हमने देखा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में पाई डायग्राम इंपॉर्टेंट है. पाई डायग्राम क्या होता है? एंगल डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई विथ 360 डिग्री. फिर ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की समरी थी, हमने क्लास में बनाई थी. फ्रीक्वेंसी का मतलब हो रहा था नंबर ऑफ रिपीटेशंस, वेरिएबल और हाइट. ये डिस्क्रीट टेबल है, ये कंटिन्यूस है. कंटिन्यूस को एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव में करना है तो -0.5 + 0.5 कर देंगे. और लेंथ, आपके लेंथ के दो फॉर्मूलाज होते हैं. रेंज होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी. फिर हमने CF और CF पे बेस्ड क्वेश्चन सारे देखे. ठीक है. सो यहाँ पे आके आपका ये रिवीजन सेशन खत्म होता है ऑफ स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा. हमने ओवरऑल सारा कवर कर लिया है. मॉड्यूल के तो हमने मॉड्यूल हाँ, मॉड्यूल के तो हमने सारे ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट कर लिए हैं. ठीक है. अब मैं आपके साथ ये एक स्लाइड शेयर करूँगी ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा के बच्चों 50 क्वेश्चन है. चाहो तो आप बुकलेट के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि बुकलेट में भी 99 क्वेश्चन है और स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा है. तो आधा घंटे का टाइम निकाल के या तो बुकलेट एक बार टिक कर लो. बुकलेट के भी मैंने 50-60 क्वेश्चन अभी करा दिए हैं. पर या तो ये क्वेश्चन, या आइदर यू कैन सॉल्व दिस 50 क्वेश्चन और यू कैन सॉल्व दोज बुकलेट के 99 क्वेश्चन, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. सो एक बार आफ्टर सीइंग दिस रिविजन सीरीज एक बार इसे सॉल्व कर लेना. ये ऑलरेडी सॉल्व है, इसमें आंसर भी टिक किए. ठीक है. सो दिस इज अबाउट today's revision session of statistical description of data. नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे मिलूंगी विथ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन का फर्स्ट रिविजन लेक्चर, जिसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. याद आ रहा है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या होता था? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब हमारा नेता कैसा हो. नेता को किससे रिप्लेस करना था? डेटा से. हमारा डेटा कैसा हो, किससे हमें इसका आंसर मिलता है? विद द हेल्प ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. सो दिस इज अबाउट दिस रिवीजन सेशन ऑफ चैप्टर नंबर 13. मेक श्योर आपके ये 5 से 10 मार्क्स जो हैं पक्के हो गए हों. एंड मेक श्योर यू सॉल्व आइदर द बुकलेट और दोज टॉप 50 क्वेश्चन, जिससे आपका क्वेश्चन में कमांड पता चल जाए. और क्लास में सॉल्व करते में हमने 10 से 12 आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी मार्क किए थे. याद आ रहा है जब हमने क्लास में पढ़ा था तो हमने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी मार्क किए थे. ग्रुप्स में आपको ऑलरेडी स्लाइड मिल रही होंगी, तो आप वो आउट ऑफ द क्वेश्चन भी एक बार देख लेना, क्योंकि वो अलग ही कहीं से भी क्वेश्चन पूछे गए थे. ठीक है. सो दिस इज अबाउट रिविजन सेशन of chapter number 13. I will see you in the next class. बच्चों don't lose hope. आपने बहुत महीने पढ़ाई कर ली है, अब आपको डर लगेगा, I agree, but focus on the positive side and definitely बच्चों you will find your success. And please do let me know कि आपको ये सेशन कैसा लगा. And on this note I am ending this session. Bye bye everyone. Have a good day. इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें. साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें. APT एजुकेटिंग इंडिया.